हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आवेशन की कुछ विधियों का अध्ययन किया था। इसके तहत हमने बोला था आवेशन की मुख्यतः 3 विधियां होती हैं। एक तो होती है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरी होती है चालन या फिर स्पर्श के द्वारा आवेशन, और तीसरी और अंतिम थी प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन की जो विधि थी जिसका आपने अध्ययन किया था, उसमें आपने कहा था कि किसी भी गोले को या किसी अन्य चालक को बिना स्पर्श किए, भौतिक रूप से स्पर्श किए बिना उसे कैसे आवेशित किया जा सकता है? प्रेरण के द्वारा आवेशित किया जा सकता है। ठीक है ना, ये हमने कहा था। अब एक चीज और देखना, अब आपने घर्षण द्वारा आवेशन का अध्ययन किया। आपने बोला कि जब दो पृष्ठों के बीच में, दो चालक पृष्ठों के बीच में घर्षण किया जाता है, घर्षण उत्पन्न किया जाता है, तो देखिए वास्तव में होता क्या है घर्षण के कारण से। वास्तव में होता क्या है घर्षण के कारण? देखिए दो चालक पृष्ठ है, जैसे इन दो चालक पृष्ठों के बीच में आपने घर्षण उत्पन्न कर दिया, तो घर्षण उत्पन्न करने के कारण से इनकी ये जो संपर्क सतह है, इनकी इन संपर्क सतहों के बीच में इनका जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो बढ़ जाता है। इनकी इन संपर्क सतहों के ताप बढ़ने के कारण से इनके बंध टूटते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो है मुक्त हो जाते हैं। ठीक है ना, समझ आप मेरी बात को? मतलब आवेशों का एक चालक से दूसरे चालक पर स्थानांतरण हो जाता है। समझ गए आप मेरी बात? आवेशों का एक चालक से दूसरे चालक पर स्थानांतरण हो जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये होता है हमारे पास में आवेशों का स्थानांतरण। ठीक है, घर्षण के द्वारा आवेशन होता है। अब एक बात आप देखना, जैसे आपने बोल दिया कि घर्षण के द्वारा कोई चालक जो आवेशित होता है, घर्षण के द्वारा कोई चालक आवेशित होता है किसी भी अन्य विधि से, घर्षण के द्वारा या किसी अन्य विधि से कोई चालक आवेशित हो रहा है। देखो आप एक बात, अगर वो चालक ऋणावेशित होता है, ऋणावेशित होने का मतलब क्या है? उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। और अगर वो चालक धनावेशित होता है, इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है। ठीक है ना, धनावेशित हुआ मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी, मतलब उस चालक ने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया। और ऋणावेशित हुआ है मतलब इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। ठीक है ना, तो धनावेशित होने पे जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, तो इसका मतलब यह है कि इस स्थिति में इस चालक का, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनों का त्याग हुआ है, उसका द्रव्यमान घट जाता है। ठीक है ना, और दूसरा जिसपे इलेक्ट्रॉन आते हैं उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। ये ध्यान रखना है कि जितने इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन इस वाले चालक ने किया था, उतने ही इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण इस वाले चालक ने किया है। मतलब जितनी इस चालक के द्रव्यमान में कमी आती है, उतनी ही इस चालक के द्रव्यमान में वृद्धि होती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो मतलब ये कहा जा सकता है कि जब कोई चालक घर्षण के द्वारा किसी भी अन्य विधि से अगर कोई चालक ऋणावेशित होता है, अगर कोई चालक ऋणावेशित होता है, तब तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। ठीक है ना, और द्रव्यमान कितना बढ़ता है? भाई मान लीजिए ऋणावेशित होने का मतलब है कि उस पर 20 इलेक्ट्रॉन आ गए उस चालक पे, है ना, 20 इलेक्ट्रॉन उस चालक पे आ गए। तो अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता चल जाए, तो उसको 20 से गुणा कर दो, जितना 20 इलेक्ट्रॉनों का टोटल द्रव्यमान जितना होगा, उतना द्रव्यमान मिल जाएगा, उतना ही द्रव्यमान बढ़ेगा। भाई ऋणावेशित होने का मतलब है कि जैसे किसी चालक पे 20 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 20 इलेक्ट्रॉन आने का अभिप्राय ये हुआ, 20 इलेक्ट्रॉन आने का अभिप्राय ये हुआ कि जो 20 इलेक्ट्रॉनों का जितना द्रव्यमान है, उतना ही द्रव्यमान बढ़ेगा। और पहले वाले चालक से 20 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, तो इसका कितना द्रव्यमान घटेगा? जितना 20 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान था, उतना कम हो गया इसका द्रव्यमान। ठीक है ना, तो मतलब आप ये कह सकते हो द्रव्यमान में होने वाली जो वृद्धि है या फिर कमी, द्रव्यमान में होने वाली जो वृद्धि है या फिर कमी जो है, उसको डेल्टा एम से दर्शा दिया। और ये कैसे ज्ञात कर सकते हो आप? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर हमें पता है, तो उसे उत्सर्जित या फिर ग्रहण होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या से गुणा कर दो। मान लीजिए 20 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, तो 20 से गुणा कर दिया। अगर 20 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते तो 20 से गुणा कर देते। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो है, ये प्लस और माइनस दोनों में आता है। प्लस और माइनस दोनों का कारण क्या है? प्लस का मतलब तो द्रव्यमान बढ़ता है, और माइनस का मतलब है द्रव्यमान घटता है। ठीक है ना, प्लस का मतलब होगा द्रव्यमान बढ़ेगा, और माइनस का मतलब होगा द्रव्यमान घटेगा। यहाँ पे एक बात और देखिए आप, द्रव्यमान बढ़ता है या फिर घटता है वो आपने देख लिया। यहाँ पे एम ई क्या है? द्रव्यमान बढ़ता है। प्लस का मतलब द्रव्यमान बढ़ेगा। कौन सी स्थिति में बढ़ेगा द्रव्यमान? जब चालक कैसा होगा? ऋणावेशित होगा। ठीक है ना, जब चालक ऋणावेशित होता है तो उस स्थिति में द्रव्यमान बढ़ेगा, और जब चालक धनावेशित होगा तो उस स्थिति में द्रव्यमान घटेगा। ठीक है ना, जहां अगर हम देखें तो n का मतलब तो है हमारे पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, और me का मतलब है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और ये फिक्स होता है। और ये होता है हमारे पास में 9.1 गुणा 10 की घात माइनस में 31 किलोग्राम। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को?
मतलब अगर आपको ये पता चल जाए कि कितने इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ है, यदि हमें ये पता चल जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ है, तो हम लोग ये ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में द्रव्यमान में कितनी कमी हुई है या फिर कितनी वृद्धि हुई है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है, ये था हमारे पास में एक प्रतिरूप। अब देखिए, हमने पिछले वीडियो में आवेशन की विधियों का अध्ययन किया था और चालन यानी स्पर्श द्वारा आवेशन पे आधारित एक युक्ति देखी थी हमने, इलेक्ट्रोस्कोप, विद्युतदर्शी। और उसमें हमने कहा था कि इसका उपयोग कहाँ होता है? उसका उपयोग यह ज्ञात करने के लिए होता है कि कोई ली गई छड़ जो है वो आवेशित है या फिर अनावेशित है। ठीक है ना, यह जानने के लिए होता है इसका उपयोग। अब हमें देखना है आवेश के गुणधर्म। ठीक है, विद्युत आवेश के गुणधर्म। तो हम देखते हैं आवेश के गुणधर्म। देखिए, देखिए आवेश के गुणधर्म के बारे में अगर हम देखें क्या होता है और किस प्रकार से होता है, इसका अध्ययन अगर हम करें। आवेश के कुछ गुण होते हैं, ठीक है ना, और उन गुणों के अंतर्गत अगर हम देखें, पहला देखिए, जैसे आवेशों के गुणधर्म में पहला आपने गुणधर्म देखे जैसे आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता, तो यहां से अगर हम देखें आवेश की योज्यता। अब आवेश की योज्यता से क्या अभिप्राय होगा? आवेश की योज्यता से क्या अभिप्राय होगा? देखिए, योज्यता का मतलब होता है योग, मतलब आवेश का हमेशा कैसा योग किया जाता है? आवेश का हमेशा कैसा योग किया जाता है? बीजगणितीय योग किया जाता है या सदिश योग किया जाता है। ठीक है ना, आवेशों की योज्यता से अभिप्राय क्या है कि किसी निकाय का कुल आवेश, ध्यान से सुनिएगा, किसी निकाय का कुल आवेश, कुल आवेश को हम लोग नेट आवेश भी बोलते हैं, तो किसी कुल निकाय का नेट आवेश, किसी निकाय का नेट आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी निकाय का नेट आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग या फिर सदिश योग के बराबर होता है। हमने यहाँ पे शब्द क्या बोला है? बीजगणितीय योग या फिर सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है ना, बीजगणितीय या फिर सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है ना, बीजगणितीय योग या फिर सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, हमने आवेश की योज्यता के बारे में कहा कि किसी निकाय का जो कुल आवेश है वो उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग या फिर सदिश योग के बराबर होता है। देखो, अब शब्द में अंतर देखना, हमने ये नहीं कहा कि जो नेट आवेश है इसमें उपस्थित सभी आवेशों का योग होता है, हमने कहा है कि इसका बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय योग का अभिप्राय क्या होगा? बीजगणितीय योग का अभिप्राय है कि आपको जो आवेश है वो उसके साइन के साथ में लेना है, आपको प्लस और माइनस का जो चिन्ह है ना वो साथ में लगा के लेना है आपको। ठीक है ना, प्लस का चिन्ह भी काम में लेना है, माइनस वाला भी लेना है। ठीक है ना, जो चिन्ह होता है वो अर्थ करेगा यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात को? माइनस वाले आवेश को माइनस में लिखा जाएगा और प्लस वाले को प्लस में लिखा जाएगा। जैसे जैसे देखिए, जैसे ये आपको कोई निकाय दे रखा है, ठीक है, ये आपको कोई निकाय दिया गया है, इस निकाय का जो नेट आवेश है, जैसे इसमें आपको आवेश दे रखा है, यहाँ पे आपने ले लिया जैसे 2 कूलाम आपको ये आवेश दे रखा है, यहाँ पे आपको दे दिया 3 कूलाम और यहाँ पे आपको दे रखा है माइनस में 4 कूलाम। ठीक है ना, तो इस निकाय का जो नेट आवेश है देखिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? निकाय का नेट आवेश दर्शा दिया आपने कैपिटल क्यू से, और ये जो नेट आवेश है कैसे आ जाएगा? 2 कूलाम प्लस में है, फिर 3 कूलाम प्लस में है और 4 कूलाम माइनस में है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 1 कूलाम आ जाएगा आवेश। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये आ गया हमारे पास में। या फिर मान लीजिए जैसे ये कोई आपको निकाय दे रखा है, ठीक है, और इस निकाय में आपको आवेश दिया गया जैसे Q, और ये है हमारे पास में 5Q, और ये है हमारे पास में माइनस में 3Q और माइनस में 2Q। ठीक है, तो हमारे पास में देखिए जैसे कितना आ जाएगा, जैसे 4Q मान लो इसको, चलो 4Q। ठीक है, तो हमारे पास में जो निकाय का नेट आवेश है, नेट आवेश को जैसे आपने स्मॉल q से दर्शा दिया, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे हमारे पास में ये कैपिटल Q प्लस में था, फिर ये 5Q प्लस में था, फिर ये 3Q आ गया माइनस में, और ये 4Q आ गया माइनस में। ठीक है, तो हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा? ये 6Q हो गया, इसमें से 7Q माइनस कर दीजिए, माइनस का Q आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे टोटल आवेश जो है नेगेटिव है। तो यहाँ पे आपने शब्द बोला था किसी निकाय का नेट आवेश है, किसी निकाय का नेट आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी निकाय का नेट आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, और
ये बीजगणितीय योग का अर्थ क्या हुआ कि आपको चिन्ह को महत्व देना है। धनात्मक आवेश है तो उसको प्लस में लिखा जाएगा, ऋणात्मक आवेश को माइनस में लिखा जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? चिन्ह को महत्व देना है। और इसके अलावा एक बात और देखिए आप यहाँ पे, अगर आपने केवल ये बोला होता योग, ठीक है ना, आपने यहाँ तो ये बोला कि बीजगणितीय योग या सदिश योग होता है। अगर आपने केवल शब्द बोल दिया होता योग, जैसे आपने ये बोल दिया होता है कि किसी निकाय का नेट आवेश जो है वो उसमें उपस्थित सभी आवेशों के योग के बराबर होता है, तो उसमें ये प्लस वाले तो जैसे जोड़ते ही हैं, माइनस वाला भी जोड़ना ही था, ठीक है ना। ये ऋणात्मक चिन्ह काम में नहीं लेते फिर उसमें हम लोग, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आवेशों की योज्यता से अभिप्राय आपने क्या लिया, केवल और केवल योज्यता का अभिप्राय आपने क्या लिया, किसी निकाय में उपस्थित नेट आवेश, किसी निकाय में उपस्थित नेट आवेश उस निकाय किसी निकाय में उपस्थित नेट आवेश उस निकाय में उपस्थित समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। ये था हमारे पास में आवेशों की योज्यता का प्रतिरूप। अब इसमें एक बात और समझने लायक है, प्रश्न पूछा गया है 2015 में पूछा गया है, एग्जैक्ट सन मुझे ध्यान नहीं, लेकिन ऐसा एक प्रश्न पूछा गया राजस्थान बोर्ड में, उसके आधार पर हम लोग चर्चा करते हैं। ऐसा बोला गया है कि एक निकाय है और उस निकाय का नेट आवेश 0 है। तो पहले तो आपको ये देखना है क्या ये संभव है, और अगर ये संभव है तो किसी निकाय का नेट आवेश 0 है तो इसका क्या अर्थ होगा, क्या ये कहा जा सकता है कि उस निकाय में कोई आवेश उपस्थित नहीं है, क्यों या फिर क्यों नहीं? देखो जैसे मान लीजिए आपको ये दे रखा है एक निकाय, इस निकाय में जैसे आपको आवेश दिया गया, एक तो ये है प्लस में क्यू है और एक है प्लस में 2q, और दो आवेश आपको ले लिए, एक तो q और एक 2q ले लिया आपने, और एक तीसरा आवेश आपको दे रखा है माइनस में 3q। इस निकाय का जो नेट आवेश है कैपिटल Q से दर्शा दिया आपने इसको, कितना आ जाएगा, q प्लस में है, प्लस में हो गया 2q और माइनस में हो गया 3q। तो इस निकाय का नेट आवेश कितना आ गया, 0 आ गया, है ना। अब यहाँ से एक प्रश्न ये पूछा गया था कि क्या मतलब पहली बात तो इन्होंने एक प्रश्न ये पूछा था कि क्या किसी निकाय का नेट आवेश 0 हो सकता है। एक प्रश्न तो ये पूछा जा सकता है, क्या किसी निकाय का नेट आवेश 0 हो सकता है। तो देखिए हो सकता है क्या, किसी निकाय का नेट आवेश 0 हो सकता है, ठीक है ना। और इस पे आधारित एक प्रश्न पूछा गया था कि यदि किसी निकाय का नेट आवेश 0 है, यदि किसी निकाय का नेट आवेश 0 है तो क्या यह कहा जा सकता है कि इस निकाय में कोई आवेश उपस्थित नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। यदि किसी निकाय का नेट आवेश 0 है तो क्या यह कहा जा सकता है कि इस निकाय में कोई आवेश उपस्थित नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो यह है कि अगर किसी निकाय का नेट आवेश 0 है तो क्या ये कहा जा सकता है कि उस निकाय में आवेश है या नहीं। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों, ठीक है। इसका कारण और बताना है आपको। देखिए वास्तव में इसके दो रूप हो सकते हैं, दो रूप हो सकते हैं कि एक तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि निकाय में कोई आवेश ना हो, ऐसा हो सकता है कि उस निकाय में कोई आवेश उपस्थित नहीं हो, ठीक है ना। कोई आवेश उपस्थित नहीं होगा तो इसका मतलब उसका जो नेट आवेश है, जो कुल आवेश है वो 0 होगा ही, ठीक है ना। एक तो ये हो सकता है। दूसरा और देखो आप, दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि उस निकाय में आवेश तो उपस्थित है, उस निकाय में आवेश तो उपस्थित है पर धनावेश और ऋणावेश समान परिमाण में है, परिमाण में समान है, इसलिए वे परस्पर निरस्त हो जाते हैं, जिससे उनका बीजगणितीय योग 0 होता है और नेट आवेश 0 हो जाता है, ठीक है ना। इससे उनका बीजगणितीय योग 0 हो जाता है, ठीक है, इसलिए इनका नेट आवेश 0 हो जाता है। समझ गए आप मेरी बात को। मतलब कहने का जो अर्थ है वो ये है, कहने का अर्थ ये है कि अगर किसी निकाय का नेट आवेश 0 है तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, दो फॉर्मेट हो सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि उस निकाय में कोई आवेश ही नहीं हो, ऐसा हो सकता है कि उस निकाय में कोई आवेश नहीं हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस निकाय में आवेश तो उपस्थित होंगे लेकिन धनावेश व ऋणावेश के परिमाण समान होंगे और इन समान परिमाण के कारण वे परस्पर निरस्त हो जाएंगे, जिससे उनका बीजगणितीय योग 0 होगा और निकाय का नेट आवेश 0 होगा, ठीक है ना। मतलब ये भी हो सकता है कि आवेश नहीं हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आवेश तो है लेकिन उनका बीजगणितीय योग 0 है, इसलिए नेट आवेश 0 हो गया। समझ गए आप मेरी बात को। मतलब अभी तक हमने जो देखा है, हमने आवेशों की योज्यता का फॉर्मेट पढ़ा था, आवेशों की योज्यता का प्रतिरूप का अध्ययन किया था हमने, और इसमें हमने कहा कि किसी निकाय में उपस्थित नेट आवेश या किसी निकाय का नेट आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी निकाय का नेट आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को। अब इसके अलावा अगर हम देखें
आप अगर इसके अलावा और कोशिश करते हैं, देखिए तो किस प्रकार से क्या हो जाएगा। नेट आवेश के बारे में आपने चर्चा कर ली है, और अब हमारा दूसरा इसका गुणधर्म है आवेश की निश्चलता। आवेश के गुणधर्मों का अध्ययन हम कर रहे थे। तीसरा हमारा गुण है यहाँ पे आवेश की निश्चलता। आवेश की निश्चलता, देखिए आवेश की निश्चलता क्या है, इसके बारे में अगर हम देखें, मतलब ये कहा जा सकता है कि आवेश की गति का, मतलब किसी कण की गति का इसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात को? किसी कण की गति का इसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ गए आप मेरी बात को? मतलब कहने का अर्थ यह है कि गतिशील अवस्था में आवेश और स्थिर अवस्था में जो आवेश होता है वो परस्पर समान होते हैं। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात को? मतलब जैसे Q है आवेश, और ये कौन सी अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है। और ये आपको एक Q दे रखा आवेश गतिशील अवस्था में है, तो ये दोनों बराबर ही होते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गति करने से आवेश में परिवर्तन नहीं होता। मतलब ये कहा जा सकता है कि किसी निकाय के गति के कारण इसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात निकाय का आवेश इसकी चाल पर निर्भर नहीं करता। ठीक है ना, निकाय का आवेश इसकी चाल पर निर्भर नहीं करता। समझ गए आप मेरी बात को? ठीक है ना, मतलब हम ये कह सकते हैं कि निकाय का जो आवेश है वो इसकी चाल पर निर्भर नहीं करेगा, यानी गति के कारण से आवेश के मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, ये दूसरा था हमारे पास में आवेश की निश्चलता। ठीक है, अब तीसरा गुण हमें देखना है आवेश का संरक्षण। ठीक है, आवेश का संरक्षण, तो इसके बारे में हम अध्ययन करें। देखें आवेश का संरक्षण, देखिए क्या होता है आवेश का संरक्षण, इसका अध्ययन अगर हम करें क्या होगा, किस प्रकार से होगा। देखिए आवेश का संरक्षण, आवेश के संरक्षण का अभिप्राय है, देखिए क्या हो सकता है, किस प्रकार से हो सकता है। पहली बात तो जैसे मान लीजिए आपने दो गोले ले रखे हैं, चालक गोले। ठीक है, ये दो चालक गोले हैं, इस पे 20 कूलम का आवेश है और इस पे 10 कूलम का आवेश है, तो दोनों पे टोटल मिला के कितना आवेश रहा? 30 कूलम का आवेश हो गया। अब इन दोनों के मध्य आपने घर्षण उत्पन्न कर दिया। ठीक है ना, इन दोनों के मध्य आपने घर्षण उत्पन्न कर दिया। घर्षण उत्पन्न करने से आवेशों का स्थानांतरण होगा, और हमने मान लिया कि इस पे तो 12 कूलम का आवेश बच गया और इस पे 18 कूलम का आवेश हो गया। अब इस पे तो 12 कूलम का आवेश हो गया और इस पे 18 कूलम का आवेश हो गया। तो अब आप एक बात देखिए, इस पे पहले 20 कूलम का आवेश था और अभी कितना इस पे 12 कूलम का आवेश है। ठीक है ना, तो क्या पहली बात तो ये कि इस पे 12 कूलम का आवेश बचा है अभी। पहले देखिए हमने बोला कि जैसे दो गोले हैं हमारे पास में, इसमें 20 कूलम का आवेश है और इसमें 10 कूलम का आवेश है, तो नेट आवेश कितना हो गया इन दोनों गोलों की निकाय का? इन दो गोलों से मिलकर एक निकाय बन रहा है, उस निकाय का नेट आवेश कितना हो गया? 30 कूलम हो गया, 20 इसका और 10 इसका। अब आपने इन दोनों गोलों के बीच में घर्षण उत्पन्न कर दिया। घर्षण के कारण से आवेशों का स्थानांतरण होगा, और आवेशों का स्थानांतरण अगर होता है, घर्षण के कारण अगर आवेशों का स्थानांतरण होता है, तो इस पे मान लीजिए 12 कूलम का आवेश बचा है, इस पे 12 कूलम का आवेश बचा और इस पे 18 कूलम का आवेश बचा, तो अभी टोटल आवेश कितना हो गया? 12 और 18 30 कूलम ही रहा। मतलब नेट आवेश जो है निकाय का वो तो संरक्षित है, इसका आवेश बदल गया और इसका भी आवेश बदल गया। इस पे पहले 20 कूलम का था और अभी कितना बचा है? 12 कूलम का। कितना कम हुआ? 8 कूलम का आवेश कम हो गया ना। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि इस पे से 8 कूलम का आवेश नष्ट हो गया? क्या ये कहा जा सकता है कि इस चालक पे से 8 कूलम का आवेश नष्ट हो गया? वास्तव में इससे 8 कूलम का आवेश नष्ट नहीं हुआ है, बल्कि वो इस वाले चालक से इस वाले चालक पर स्थानांतरित हो गया। ठीक है ना, और दूसरी बात है, इस चालक पे जैसे पहले 10 कूलम का आवेश था और अभी कितना आ गया? 18 कूलम का आवेश आ गया। तो इसका मतलब क्या ये कहा जा सकता है कि इस पे आपने 8 कूलम का आवेश उत्पन्न कर दिया? तो वास्तव में ऐसा भी नहीं है, आपने आवेश उत्पन्न नहीं किया है, इस आवेश का स्थानांतरण हुआ था, ये इस वाले चालक से इस वाले चालक पर स्थानांतरित हो गया, एक चालक से अन्य चालक पर ये स्थानांतरित हो गया। ठीक है ना, मतलब हम पहली बात तो ये कह सकते हैं कि किसी निकाय का मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। पहली बात हम ये बोल सकते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक चालक से अन्य चालक तक स्थानांतरित किया जा सकता है। और दूसरी बात है, देखो पहले भी 30 कूलम का नेट आवेश था और अब भी 12 और 18 कूलम के आवेश रहे, तो इनका नेट आवेश कितना हुआ? 30 कूलम रहा। मतलब ये कहा जा सकता है कि किसी निकाय का जो नेट आवेश है, कुल आवेश, नेट आवेश, किसी एक चालक का आवेश नहीं, समझ लो ना। इन दोनों चालकों की पर्टिकुलर आवेश देखोगे आपको तो ये चेंज हो गए, लेकिन इन दोनों चालकों से बनने वाला जो ये निकाय है, इस निकाय का जो कुल आवेश है वो हमेशा नियत बना रहता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को?
मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए आवेश संरक्षण, आवेश का जो संरक्षण है उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। इसमें ये कहा जा सकता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक चालक से अन्य चालक तक स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक चालक से अन्य चालक तक स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात किसी निकाय का नेट आवेश सदैव कैसा रहता है? संरक्षित रहता है। किसी निकाय का नेट आवेश सदैव संरक्षित रहता है। ठीक है, ये था हमारे पास में आवेश का संरक्षण। ठीक है, आवेश के संरक्षण में हमने बोला कि किसी आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक चालक से अन्य चालक तक स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात किसी निकाय का नेट आवेश सदैव संरक्षित रहता है। यह था आवेश का संरक्षण। ठीक है, अब इस आवेश के संरक्षण के बाद में हमें कुछ चीजें और देखनी है। इस पे कुछ आधारित कुछ और अध्ययन भी हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण देखिए, आवेश का क्वांटीकरण। और ये जो आवेश का क्वांटीकरण है, देखिए क्या कहता है हमें। आवेश का क्वांटीकरण हमें बोलता है किसी निकाय का जो नेट आवेश है, किसी निकाय का नेट आवेश, नेट आवेश को आपने दर्शा दिया कैपिटल क्यू से। ठीक है, किसी निकाय का नेट आवेश जो है वो एक मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है ना, एक मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, मूल आवेश जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश। मूल आवेश का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश, और उसको आपने किससे दर्शा दिया? ई से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे आवेश समान होता है। इसका पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज मतलब n गुणा हो गया, n का मान पूर्ण संख्या के रूप में होगा, पॉइंटों में नहीं चलेगा। मतलब टोटल आवेश जो है वो या तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा, मतलब निकाय का जो नेट आवेश है वो अगर n का मान 1 है तो निकाय का नेट आवेश जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर हो सकता है, 5 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर हो सकता है, 15 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि निकाय का जो नेट आवेश है वो 1.5 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर हो जाए, 1.5 सॉरी, ठीक है, 1.5 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? तो इसका अभिप्राय यह है कि किसी निकाय का जो नेट आवेश है, किसी निकाय का जो नेट आवेश है वो एक मूल आवेश, वो मूल आवेश किसका होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश होता है। ठीक है ना, एक मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। जहां जहां आप देखिए ये काम में आएगा, कुछ प्रश्नों को हल करने में हमारे काम में आएगा। जहां n का मान हमारे पास में क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है ना, ठीक है, और E का मतलब हमारे पास में हो गया इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन का आवेश। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे आवेश हो गया 1.6 गुणा 10 की घात -19 और प्रोटॉन पे भी इतना ही आवेश होता है कूलाम में। बस अंतर ये है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश माइनस में होता है, प्रोटॉन पे आवेश प्लस में होता है। ठीक है ना, तो प्लस और माइनस दोनों में ले सकते हैं आवेश को। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास में। अब मान लीजिए कि आपको कोई निकाय दे रखा है ना, और इस निकाय में जैसे आपको ये कोई निकाय दिया गया है, ठीक है, और इस निकाय में N1 तो इलेक्ट्रॉन है और N2 क्या है? प्रोटॉन है। तो यहाँ पे इसका जो नेट आवेश है वो आपको ज्ञात करना है। इसी निकाय में N1 तो इलेक्ट्रॉन है और N2 क्या है? प्रोटॉन है। ठीक है, तो नेट आवेश आपको ज्ञात करना है। तो नेट आवेश कैसे ज्ञात करोगे? देखिए कैपिटल Q बराबर हमारे पास में क्या होता है? Ne, N मतलब संख्या और इंटू में आवेश। तो पहले आप देखिए N1 की संख्या की गुणा में किसकी संख्या? N1 किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉनों की। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ले लो आप, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया माइनस में E प्लस N2, और ये N2 किसकी संख्या है? प्रोटॉनों की। और प्रोटॉन पे भी आवेश इतना ही होता है लेकिन प्लस में होगा, तो प्लस में E आ गया। यहाँ से आपने E कॉमन ले लिया तो ये N2 तो प्लस में है और माइनस में हो गया N1 और इंटू में आ गया E। ये हो गया हमारे पास में नेट आवेश। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में नेट आवेश। ठीक है, तो कैपिटल Q बराबर आ जाएगा N2 माइनस N1 इंटू E। समझ गए आप मेरी बात को? तो हमने यहाँ पे आवेश के क्वांटीकरण का अध्ययन किया था, और आवेश के क्वांटीकरण में हमने कहा कि किसी निकाय का नेट आवेश
किसी निकाय का नेट आवेश, इस निकाय में उपस्थित किसी निकाय का नेट आवेश एक मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, और मूल आवेश हम लोग इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन के आवेश के रूप में लेते हैं। ठीक है ना, किसी निकाय का जो नेट आवेश है वो एक मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। अब आगे देखें हम लोग इसमें कुछ इस पे आधारित कुछ प्रश्नों को हल करने का हम प्रयास करेंगे। उन प्रश्नों को हल कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे प्रयास करते हैं। आगे का अध्ययन करने से पहले इस पे आधारित कुछ प्रश्न जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं उनका अध्ययन हमें करना जरूरी है। देखिए यहाँ ये ध्यान रखना आप कि आपने बोला था कि आवेशन अगर होगा तो द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। अगर ऋणावेशित होता है कोई चालक, अगर कोई चालक ऋणावेशित होता है इसका मतलब है कि उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। ऋणावेशित होने का मतलब क्या है, उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, और धनावेशित होने का मतलब है उसका द्रव्यमान घट जाएगा। और द्रव्यमान में होने वाली है जो वृद्धि है, भाई एक चालक का द्रव्यमान जितना बढ़ता है उतना ही दूसरे चालक का द्रव्यमान घटता है। ठीक है ना, और वो कैसे याद करते हैं हम लोग, परिवर्तित होने वाले द्रव्यमान को आपने डेल्टा एम से दर्शा दिया और बराबर हो जाएगा n इंटू में एम ई। ये एम ई का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कि फिक्स होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, और n का मतलब है स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। ऋणावेशित होने पर चालक का द्रव्यमान बढ़ता है और धनावेशित होने पर चालक का द्रव्यमान घटता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, देखिए करते हैं प्रयास इसको आगे हल करने का। इस पे एक प्रश्न दिया गया है, उसका अध्ययन हम करें। धातु के किसी धातु के गोले को 1 कूलाम से धनावेशित किया गया है। धातु के किसी गोले को 1 कूलाम से धनावेशित किया गया है तो उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। धातु के किसी गोले को 1 कूलाम से धनावेशित किया गया है, 1 कूलाम से धनावेशित किया गया है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल है आपकी बुक में, पहला एग्जांपल है, और इसमें आपको बोला गया धातु के किसी गोले को 1 कूलाम से धनावेशित किया गया है, मतलब Q का मान प्लस में 1 कूलाम है, धनावेशित किया गया प्लस में 1 कूलाम है, और धनावेशित करने का मतलब उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ है। मतलब इस स्थिति में इस धातु के गोले का जो द्रव्यमान है वो घट जाएगा, और वो द्रव्यमान कितना घटेगा, जितना 1 कूलाम में आवेश होंगे उतना ही द्रव्यमान घट जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करना होगा हमें ये ज्ञात करना है। तो देखिए हमारे पास में क्या होता है, Q बराबर होता है NE, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर आ जाएगा हमारे पास में Q/E। Q का मान हो गया 1/1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ से 10⁻⁻19 को तो ऊपर ले जाओ, प्लस में आ गया 10⁻19 तो, और 1/1.6 बचेगा। अगर आप इसका पॉइंट हटाते हो तो 0 लगेगा ऊपर, 10/16, 2 से काट दीजिए, 5/8, 5 में 8 का भाग दे दिया आपने तो 0.625 × 10⁻19 इतना छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सामान्यतः इसमें एक हाथ से आप इसको गुणा कर दीजिए तो 6.25 और गुणा में आ जाएगा 10⁻18। ये आपकी बुक का आंसर है। अगर आप इसको एक हाथ और से एक और हाथ से गुणा कर देते तो 62.5 हो जाता है, और गुणा में बचती 10⁻17। अगर इसको एक हाथ से और गुणा कर देते आप तो ये हो जाता 625 और गुणा में आ जाता 10⁻16। समझ गए, मतलब ये चारों ही आंसर सही हैं। आपकी बुक में इस फॉर्मेट में आंसर दे रखा है। ठीक है, अब आपसे साथ में मान लो यहाँ तो पूछा नहीं, अगर आपसे पूछ लिया जाता कि इस स्थिति में द्रव्यमान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पहली बात तो धनावेशित किया गया है इसका मतलब द्रव्यमान कम होगा। ठीक है ना, धनावेशित किया गया है इसका मतलब द्रव्यमान कम होगा, और ये जो द्रव्यमान कम हो रहा है ये कितना द्रव्यमान कम हो रहा है वो देखो आप, डेल्टा एम हो गया हमारे पास में। डेल्टा एम बराबर हमारे पास में क्या होता है, n × m e। ये द्रव्यमान कम हो रहा है इसलिए डेल्टा एम किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया माइनस में, और n का मान हो गया हमारे पास में 6.25 और गुणा में 10⁻18 और गुणा में 9.1 × 10⁻31। अब इसको आगे हम लोग हल कर लेंगे तो हमें कितना द्रव्यमान कम हो रहा है वो मिल जाएगा किलोग्राम। यहाँ ये ध्यान रखो, ऋणात्मक चिन्ह केवल ये दर्शा रहा है कि द्रव्यमान में कमी हो रही है। अगर आप ये ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगाते तो आप ये अलग से लिख के बता देना कि द्रव्यमान इतना घटता है। ठीक है ना, समझ रहे हो आप मेरी बात को। ये तो हो गया हमारे पास में पहला एग्जाम्पल। अब इससे आगे देखें दूसरे एग्जाम्पल को और हल कर लेते हैं हम लोग। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि होती है।
किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि होती है। पहली बात तो द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है, द्रव्यमान में वृद्धि होती है, इसका मतलब है उस चालक को कैसा किया आपने, कौन सा आवेश दिया, प्लस का आवेश, धनावेशित किया गया उसे, ठीक है ना। और द्रव्यमान में होने वाली वृद्धि यानी डेल्टा एम, और ये डेल्टा एम है हमारे पास में 9.1 नैनोग्राम, तो 9.1 और नैनो का मतलब हो गया 10 की घात -9, और ये ग्राम दे रखा है। इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए आप 1000 का भाग देते हैं, 10 की घात 3 का भाग दोगे, ऊपर जाएगा 10 की घात -3 हो गया, तो गुणा में यहाँ पे 10 की घात -3 और आ गया, ये आंसर आ जाएगा किलोग्राम। मतलब द्रव्यमान में होने वाली वृद्धि कितनी हो गई हमारे पास में 9.1 और गुणा में 10 की घात -12 किलोग्राम, ठीक है ना, इतनी वृद्धि होती है। आगे हमें बोला गया है कि मतलब किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए हैं, आवेश का मान और आपको प्रकृति ज्ञात करनी होगी, ठीक है ना। पहली बात तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, ठीक है ना, किसी दूसरी वस्तु को कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए इससे, भाई इसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई, इसके द्रव्यमान में वृद्धि होने का मतलब क्या है, इसके द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या है कि इस पे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बढ़ रही है, इसने ये ऋणावेशित हो गया। पहली बात तो द्रव्यमान में वृद्धि हुई है, द्रव्यमान में वृद्धि होने का मतलब है कि इसका जो इस पे ऋणावेश हुआ है, ऋणावेशित हुआ है, ठीक है ना, आवेश की प्रकृति माइनस में आएगी। अब वो कितने आवेश हुए हैं तो आप देखिए, क्योंकि हमें पता है डेल्टा एम बराबर हमारे पास में होता है एन इंटू में एम ई, तो यहाँ से एन बराबर आ जाएगा हमारे पास में डेल्टा एम अपॉन में एम ई, तो डेल्टा एम का मान हो गया हमारे पास में 9.1 गुणा 10 की घात -12 बट्टा 9.1 गुणा 10 की घात -31, तो यहाँ से 9.1 से 9.1 कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात 31 में से 12 घटाओ आप, तो 21 और 10 की घात 19, 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, ठीक है। आवेश की प्रकृति, द्रव्यमान बढ़ रहा है तो आवेश की प्रकृति कैसी होगी, ऋणावेश होगा ये, और मान हो जाएगा Q बराबर होता है एन ई, तो एन का मान हो गया 10 की घात 19 और इंटू में 1.6 गुणा 10 की घात -19, तो 10 की घात -19 से +19 कैंसिल हो गया, तो 1.6 गुणा, ठीक है, इतना आवेश बढ़ जाएगा उसमें। अब इससे आगे की कुछ चर्चाएं हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।